हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम BPCS 188 जो हमारा ये सब्जेक्ट कोड है सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, इस वाले बुक के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विद आंसर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि मैं कहूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम कवर अप करेंगे, और साथ साथ आपकी बिल्कुल फुल बुक रिवीजन भी इस वाली वीडियो में हो जाने वाली है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं बिल्कुल यहाँ पे पूरी बुक को यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे कवर अप करा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान। मतलब कि जो अप्लाइड जो साइकोलॉजी होती है, अप्लाइड सोशल जो साइकोलॉजी होती है उसको परिभाषित कीजिए। और सामाजिक जो मनोविज्ञान होता है, जो सोशल साइकोलॉजी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है या फिर उसका एरिया क्या होता है, उसके बारे में भी हमको बात करनी है इस वाले क्वेश्चन में। देन जो ऑप्शन में क्वेश्चन है वो है अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसका विकास कैसे हुआ है और क्या इसका योगदान रहा है मनोविज्ञान में। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो है वो अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्र प्रयोग क्या होता है और क्षेत्राध्ययन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या रिलेशन है, या जो व्यवहारिक सामाजिक जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं और क्या वो कार्य करते हैं। देन इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में कौन कौन सी विधियां, जो शोध विधियां होती है, उनका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर नंबर 1। देखिए अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान जो होता है वो व्यक्ति की आय जैसे कारकों का मानव व्यवहार के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। देखिए जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी उसका क्या काम है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। देखिए कि व्यक्ति की आय जैसे मतलब ये कारक हो गया व्यक्ति की आय, मतलब कारकों का मानव के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में जो स्टडी कराता है वही होता है हमारा अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान। मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा जो फैक्टर्स होते हैं उनका ह्यूमन बिहेवियर पे। तो जब हम इस चीज की स्टडी करते हैं, इट मीन्स क्या है कि हम अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। गरीबी एवं आर्थिक अभाव जैसे कारकों का बचपन से व्यक्ति के व्यवहारिक विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि मतलब गरीबी है या फिर कुछ मतलब आर्थिक अभाव है, तो उन सब का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखिए मतलब कि जो व्यवहारिक हमारा जो विकास होता है, जो नेचुरल मतलब जो हमारी डेवलपमेंट होती है, उस पे बहुत सारे कारकों का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। जैसे उसमें गरीबी भी हो सकता है, या फिर आर्थिक विकास भी हो सकता है, या फिर मतलब कोई सामाजिक इफेक्ट हो वो भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान अर्थशास्त्र से भी ये संबंधित होता है। मतलब जो अर्थशास्त्र होता है उससे भी ये रिलेटेड होता है। इसके अलावा देखिए अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान को सामाजिक मुद्दों को समझने और विभिन्न सामाजिक समस्याओं के लिए वास्तविक दुनिया के समाधान की पेशकश करने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, शोध निष्कर्षों और प्रयोगात्मक तरीकों का उपयोग करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान यहाँ पे उसका काम बताया गया है कि उसका क्या रोल है। तो देखिए ये सामाजिक मुद्दों को समझने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी सामाजिक समस्याएं होती हैं उनके बारे में मतलब ये मतलब जो भी प्रॉब्लम आएंगी तो उसके लिए ये हमको एक सॉल्यूशन बताता है। इसके अलावा जो सामाजिक मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी हम रिसर्च करते हैं, तो एज ए रिजल्ट जो निकल के आता है, या फिर कौन कौन से हम वेज यूज करते हैं कौन मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब हर चीज हमको ये यहाँ पे अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान बताता है। तो ये हमारा मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो सामाजिक मनोविज्ञान या जो समाज मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है, उसकी प्रकृति और क्षेत्र क्या होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए समाज मनोविज्ञान जो होता है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्यवहार
तथा मनुष्य की सामाजिक अंतःक्रिया का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, एक ही मात्रा आएगा, आप सभी जानते हैं। समाज मनोविज्ञान जो होता है वो क्या है, वो भी साइकोलॉजी की शाखा है, मतलब ब्रांच है साइकोलॉजी की। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, देखिए सामाजिक समस्याओं के बारे में, या फिर जो हमारा सोशल बिहेवियर है उसके बारे में, या फिर जो मनुष्य की जो भी एक्टिविटी करता है, मतलब जो भी सामाजिक अंतःक्रिया जो करता है कोई भी ह्यूमन बीइंग, तो उसका क्रमबद्ध और बिल्कुल मतलब साइंटिफिक रूप से हम उसका जब स्टडी करते हैं तो वही होता है हमारा समाज मनोविज्ञान। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे समाज मनोविज्ञान की प्रकृति की, कैसा नेचर होता है समाज मनोविज्ञान का। तो देखिए सामाजिक जो मनोविज्ञान होता है वो भी एक वैज्ञानिक साइंस है। यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें व्यक्ति के उन व्यवहारों तथा अनुभवों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रदर्शन या उत्पत्ति सामाजिक परिस्थिति के कारण होती है। ऐसा व्यवहार जिनकी उत्पत्ति सामाजिक कारणों से नहीं होते, मतलब ये उन सब के बारे में स्टडी करता है कि मतलब ऐसे कौन से मतलब वो है मतलब परिस्थिति या कारण है जो अनुभवों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा देखिए वे सामाजिक मनोविज्ञान की परिधि में नहीं आते, मतलब ऐसे बहुत सारे कारक होंगे मतलब जो कि सामाजिक कारक नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए इसका मूल उद्देश्य सामाजिक व्यवहार को समझना है, कारणों की स्पष्ट करना होता है, मतलब जो भी रीजन क्या रहे ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड करना है, और जो कारण क्या है रीजंस क्या रहे उनके बारे में बिल्कुल क्लियर क्लासिफिकेशन देना है। सामाजिक व्यवहार सामाजिक अंतःक्रिया व सामाजिक प्रभाव का परिणाम होता है। तो जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है वो क्या होता है सबको पता है। हम किसी से बात करते हैं, हम किसी से आपस में मतलब हम इंटरेक्शन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो भी तो एक सामाजिक अंतःक्रिया हुई ना। इसके अलावा जो सामाजिक प्रभाव होता है मतलब हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, जो हमारे साथ बातें कर रहा है उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ये सारा टोटल मिलकर ही हमारा सामाजिक व्यवहार बन जाता है। सामाजिक उद्दीपक परिस्थिति का निर्माण अन्य व्यक्तियों के समूहों तथा सांस्कृतिक कारकों से होता है। इसने प्रभावित होने पर सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित होता है, मतलब जब हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है किसी व्यक्ति का या किसी भी ग्रुप का, या फिर कोई मतलब यहाँ पे कल्चरल फैक्टर्स आ गई हैं, मतलब इससे जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है वो इनसे प्रभावित होता है, वो इनसे इफेक्टेड होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है। इस तथ्य का परीक्षण विज्ञान के आवश्यक तत्वों के आधार पर कर सकते हैं हम। विज्ञान के अलग मतलब आवश्यक तत्व होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखिए जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति, मतलब यहाँ पे साइंटिफिक विधियों का हम यूज करते हैं साइंस में। इसके अलावा ये यूनिवर्सल भी होती है, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, मतलब कि जो चीज़ जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उनको बिल्कुल वही चीज़ हमको देखने को मिलती है साइंस में। और भविष्यवाणी की योग्यता भी साइंस में होती है। इसके बाद देखिए सामाजिक मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, यदि हम बात करें इसके बारे में तो देखिए ये बालक का सामाजिकरण करता है। जैसे शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें सामाजिक समझ भी बढ़ती है, तो बच्चा मतलब धीरे धीरे वो अपने समाज के साथ मतलब वो इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, वो सामाजिक व्यवहार भी करने लगता है। इसके अलावा शिशु के सामाजिक अधिगम प्रक्रम का जन्म में अत्यधिक महत्व होता है, अतः बच्चे में अच्छे गुणों का विकास और अवांछित व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के प्रमुख कार्य हैं। मतलब कि बच्चे में अच्छे गुणों का मतलब डेवलपमेंट हो, बच्चा मतलब बैड मैनर्स वाला व्यवहार बच्चा ना करे, मतलब तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक की है। और इसके अलावा पेरेंट्स की भी होती है, फैमिली की भी होती है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक मनोवृत्तियों का अध्ययन, मतलब जो समाज के विभिन्न पक्ष जैसे व्यक्तियों विचारों के प्रति प्रतिक्रिया करने की जो मनोवैज्ञानिक तत्परता है वो सामाजिक मनोवृत्ति कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे सामाजिक मनोवृत्ति क्या होती है, देखिए समाज के विभिन्न पक्षों व्यक्तियों तथा विचारों के प्रति जो हम रिएक्शन देते हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं किसी भी पक्ष के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विचारों के बारे में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक मनोवृत्ति। यह मनोवृत्तियां जन्मजात नहीं होकर अर्जित होती है, मतलब ये हमें बाय बर्थ नहीं मिलती है, हम अपने एनवायरनमेंट से इसको अचीव करते हैं। हमारे अधिकतर कार्य व्यक्तियों वस्तुओं और विचारों के प्रति प्रतिक्रियाएं हमारी
इन्हीं मनोवृत्तियों से प्रभावित और निर्देशित होती हैं। इसके अलावा कुछ मनोवृत्तियां तो सकारात्मक होती हैं और कुछ वहां पे नकारात्मक होती हैं। इसके अलावा देखिए संस्कृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन। व्यक्ति जिस समाज में रहता है वो उसकी संस्कृति के अनुरूप उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बन जाती है। इसके अलावा बहुत जो अलग अलग संस्कृतियां होती हैं उन सब के तरीके अलग अलग होते हैं, आप सबको पता है, क्योंकि जैसे कल्चर में हम रहते हैं हमारा बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग ही हो जाता है। जैसे देखिए मतलब कि सोचने का तरीका, उनकी आदतें, उनकी पर्सनैलिटी, काम करने का तरीका, मतलब हर चीज डिफर करती है कल्चर टू कल्चर। इसके अलावा अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का अध्ययन। यदि हम देखें जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूह से अंतर्क्रिया करता है तो उनके बीच आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होने लगता है। मतलब कि यदि आप मतलब जो आपके फ्रंट में जो मतलब व्यक्ति है, यदि आप उससे मतलब आप उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो डेट मीन्स कि आप उसके साइड मतलब आकर्षण फील करेंगे। बट यदि आपको उसकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं तो आप वहां से मतलब दूर हटने की कोशिश करेंगे, आप वहां से विकर्षण की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सामाजिक व्याधियों का अध्ययन। मतलब कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत समाज में व्याप्त सामाजिक व्याधियां समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे मतलब पूर्वाग्रह हैं, पक्षपात करता है, गलत विचार होते हैं, उसी प्रकार समाज में भी बहुत सारी ऐसी व्याधियां मतलब कि कुप्रथाएं होती हैं, जैसे कि वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बाल अपराध, पारिवारिक विघटन, सामूहिक संघर्ष आदि सामाजिक रोग आज समाज में बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। इनका अध्ययन, निदान और इनके मानवीय एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण करना, मतलब रीजन क्या है, क्या मतलब सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, मतलब हर चीज यहाँ पे समाज मनोविज्ञान के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। कि कोशिश करते हैं कि जो ये सामाजिक कुप्रथाएं हैं इनको हमारे समाज से निकाल दिया जाए। नेक्स्ट है संचार माध्यमों का अध्ययन। मतलब कि संचार माध्यम जो होते हैं जैसे कि रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, इंटरनेट, मतलब बहुत सारे होते हैं। मतलब इनका यूज करके जैसे कि इनके यूज करके व्यवहार, मत, सोचने के तरीकों को, मतलब हर चीज को जो संचार के माध्यम होते हैं वो प्रभावित करते हैं। इन्हीं माध्यमों के आधार पर मनोवृत्ति परिवर्तन संभव होता है। इनका अध्ययन भी समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। मतलब ये सभी हमारा सोशल साइकोलॉजी में ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रचार, मतलब कि प्रोपेगेंडा। यदि हम देखें तो प्रचार का महत्व आज के दिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमको हर जगह देखने को मिलता है प्रचार। लेकिन यहाँ पे जो विषय वस्तु यहाँ पे लोकप्रिय बनाने के लिए उपयोगी सुझाव देना, साथ ही कुप्रचारों से बचने का भी सुझाव देना सामाजिक मनोविज्ञान का कार्य है। मतलब यहाँ पे जो सोशल साइकोलॉजी है वो क्या काम करेगी कि मतलब कोई भी मतलब कोई कंटेंट बहुत ही अच्छा है तो ये उसको पॉपुलर भी बना देती है। बट यदि कोई कंटेंट अच्छा नहीं है तो वो उसके मतलब उसके प्रयोग से लोगों को सुझाव देती है कि आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए या आपको इससे बचना चाहिए। अगला देखिए सामाजिक एकता एवं तनाव का अध्ययन। आधुनिक युग में विभिन्न जातियां, धर्म, भाषा और बहुत सारे मतलब व्यक्तियों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इन सब के आधार पर मतलब लोगों में क्या हो गया, ईर्ष्या की भावना आ गई है, घृणा की भावना आ गई है, पक्षपात की भावना आ गई है। तो इस मतलब जो हमारी राष्ट्रीय एकता है, जो हमारी मतलब यहाँ पे मतलब जो एकजुटता की जो भावना है वो यहाँ पे विखंडन हो रही है धीरे धीरे। और सामाजिक एकता और स्थापना को स्थापित करने के लिए यहाँ पे हम यूज किया जाएगा कौन से सब्जेक्ट का, सोशल साइकोलॉजी का। इसके अलावा देखिए सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी मतलब इसी के थ्रू हम करते हैं, समाज मनोविज्ञान के थ्रू। इसके अलावा देखिए यहाँ पे समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत 3 प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति तथा व्यक्ति के मध्य, मतलब 1 पर्सन टू 2nd पर्सन, जब इन दोनों के बीच में बातें होंगी तो मतलब पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। बात की जाए एक व्यक्ति और एक यहाँ पे समूह है, मतलब 2-3 लोग हैं यहाँ पे, तो मतलब इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगी तो डेट मीन्स ये क्या है कि एक पर्सन टू ग्रुप। 3rd है यहाँ पे समूह तथा समूह, मतलब यहाँ पे भी ग्रुप है और यहाँ पे भी ग्रुप है, मतलब यहाँ पे ग्रुप टू ग्रुप यहाँ पे इंटरेक्शन होगी। मतलब यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 बताई है उन्होंने इंटरेक्शन के टाइप्स। मतलब कि सामाजिक जो इंटरेक्शन होती है वो 3 टाइप से होती है, पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू ग्रुप और ग्रुप टू ग्रुप।
इसके अलावा नेक्स्ट देखिए आक्रामकता और हिंसा। आप सबने देखा होगा कि जो आक्रामकता है वो आज के टाइम में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या एक प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने हमको देखने को मिलती है। बट क्या रीजन रहे, मतलब किन वजह से हिंसा जो है वो बढ़ रही है, आक्रामकता बढ़ रही है, क्या रीजन है इसके पीछे और इनको कैसे दूर किया जाएगा, इन सभी बातों की स्टडी हम समाज मनोविज्ञान में ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परोपकारिता। समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परोपकारिता जो है वो एक बहुत ही अच्छा गुण होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और इसी के कारण मतलब समाज में सुख शांति स्थापित की जा सकती है आराम से। तो परोपकारिता को प्रभावित करने वाले कारक परोपकारिता की सैद्धांतिक व्याख्या भी समाज मनोविज्ञान में ही की जाती है। ये यहाँ पे रह गया है, समाज मनोविज्ञान में ही की जाती है। इसके अलावा देखिए सामाजिक संज्ञान का अध्ययन, जैसे कि बहुत सारी हमारी कोग्निटिव प्रोसेस होती है जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और अपने माइंड में हम उसको सेट कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं इसको। और इस पर भी सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारे तत्व होते हैं, मतलब कि सोशल और जो कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है, और जो इफेक्ट पड़ता है उसी को कहते हैं हम सामाजिक प्रत्यक्षीकरण। इन सब प्रक्रियाओं तथा उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। मतलब क्या प्रोसेस है इन सब की, और कौन से जो कारक हैं जो इस पे अपना प्रभाव डालते हैं, उन सब के बारे में भी हम इसी में पढ़ते हैं। देखिए यदि हम देखें तो मतलब यहाँ पे जो समाज मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक और विस्तृत है, जितना कि समाज और व्यक्ति का सामाजिक जीवन। देखें तो समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर सामाजिक अंतःक्रिया का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इस बारे में भी हम इसी मनोविज्ञान की शाखा में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसका ऐतिहासिक विकास क्या रहा और क्या इसका योगदान है। तो देखिए जो अनुप्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है, यह शाखा सामाजिक समस्याओं को समझने तथा विश्लेषण करने में सिद्धांतों का उपयोग करती है। जो ये शाखा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जाए, कैसे हम उस मतलब समाधान करने के लिए हम एक प्लानिंग करें, कैसे हम योजना बनाएं। देखिए ऐतिहासिक विकास इसका कैसे हुआ। यद्यपि समाज में मानव व्यवहार का दार्शनिक विश्लेषण हमारे सामाजिक चिंतकों के लिए रुचि का मुद्दा रहा है, लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण जो था वो 19वीं शताब्दी के एंड में, मतलब उत्तरार्ध में देखने को मिला हमको। कब? 19वीं शताब्दी के एंड में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार एवं प्रयोगशाला से बाहर मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में रुचि लेना शुरू कर दिया था। मतलब कि जब 20वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर, तो देखिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर और जो मतलब लेबोरेटरी से बाहर निकल कर उन्होंने मानसिक जो हमारी प्रोसेस होती है उसके बारे में स्टडी में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। अब उनका झुकाव इस बात पर था कि कैसे वर्तमान में उपस्थित सिद्धांतों का उपयोग किसी भी सामाजिक परिवेश में किया जा सके। मतलब जो हमने रिसेंट में जो हमने थ्योरीज वगैरह बनाई है, हम उनको यूज कैसे करें अपने सामाजिक या अपने सोशल एनवायरनमेंट में। देखिए वोल्टर डील स्कॉट ने 1930 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उसमें क्या बताया कि कैसे दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए भावनात्मक सुझाव किसी व्यक्ति के किसी भी वस्तु को खरीदने संबंधी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब किसी ने आपको कुछ मतलब इमोशनल कुछ आपको एडवाइस दी और आप मतलब इतने ज्यादा उससे प्रभावित हो गए कि आपने उसके बारे में मतलब जो भी उसने बताया है आप उसकी बातों को मान लेते हो। इस पुस्तक के प्रकाशित होने पर ही अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का आगमन हुआ। मतलब ये जो पुस्तक जब छपी थी इसके बाद ही अनुप्रयुक्त या अप्लाइड साइकोलॉजी हमको देखने को मिली थी, जिसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर शोध किए जाते हैं। जो मतलब कि जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है उसमें डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। इसके अलावा जो कर्ट लेविन है उनको आधुनिक अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने क्रियात्मक शोध को समाज मनोविज्ञान में निहित करने पर बहुत ही ज्यादा इन्होंने फोर्स डाला था।
कि जो क्रियात्मक शोध है कि मतलब हम कैसे हम मतलब रिसर्च करें, कैसे मतलब हम एक्टिविटी बेस्ड बनाए अपनी रिसर्च को, तो उन्होंने ये कोशिश की थी। इसी वजह से जो कर्ट लेविन है उनको आधुनिक अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जिसमें इस तरह के शोध का उपयोग सामाजिक समस्याओं का समाधान में कर सकते हैं। मतलब कि जो रिसर्च की है हम उनका यूज करेंगे अपने सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। एटलस यदि हम देखें तो इतिहास में कर्ट लेविन को ही व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समाज मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब कि जो कर्ट लेविन है वो आधुनिक अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान के जनक तो हैं ही, वो साथ साथ व्यवहारिक और सैद्धांतिक समाज मनोविज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। कौन? कर्ट लेविन। तो हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के समय में मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान के बीच लगातार सहयोग बना रहा था, परंतु इसके बाद यह दोनों क्षेत्र अलग होकर तेजी से विकास करने लगे। फिर भी समाज मनोविज्ञान का दृष्टिकोण आज भी मनोविज्ञान के इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि पहले तो मनोविज्ञान और समाज विज्ञान एक ही थे, लेकिन बाद में ये दोनों चेंज हो गए थे, अलग अलग मतलब सब्जेक्ट्स बन गए थे, लेकिन फिर भी दोनों ने अच्छी डेवलपमेंट की है। जो समाज मनोविज्ञान है वो आप सबको दिख रहा होगा कि उसका यूज क्या है और कैसे वो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए और व्यवहारिक सामाजिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिकाओं और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वही सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको लिखना होता है जो हमारे मेन टॉपिक उसके बारे में, जैसे कि अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में, कि जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान होता है वो व्यक्तियों के उनके समाज में संबंधों को बढ़ाने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। मतलब कि कैसे, मतलब जो रिलेशंस है किसी भी पर्सन के अपनी सोसाइटी के साथ, मतलब उसको इंक्रीज करता है अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान। जबकि भूगोल जो है एक समाज विज्ञान है जो व्यक्तियों के स्थानों एवं उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी कि जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान है उसका क्या संबंध है अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। तो देखिए जहाँ पे अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का संबंध है मूल समाज मनोविज्ञान के साथ, इसके अलावा अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का संबंध है समाजशास्त्र के साथ भी है, शारीरिक मनोविज्ञान के साथ भी है, मानव शास्त्र के साथ भी है, अर्थशास्त्र के साथ भी है, राजनीति शास्त्र के साथ भी है, भाषा विज्ञान के साथ भी है और भूगोल के साथ भी है। इसके अलावा भी कुछ मतलब है यहाँ पे जैसे संचार, चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्क शास्त्र, सामाजिक कार्य जैसे कुछ विषय भी हैं जिसको हम अनुप्रयोग समाज मनोविज्ञान में ही पढ़ते हैं या वे अंतः संबंधित है, अंतः संबंधित है ये। तो मतलब यहाँ पे ये इसका क्षेत्र हो गया है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब हम यहाँ पे कोरिलेट करके पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी के साथ, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के साथ। देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिकों की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए समाज मनोवैज्ञानिक आमतौर पर मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बीच संबंधों के परिणाम स्वरूप मानव व्यवहार की व्याख्या करते हैं। तो जो यहाँ पे समाज मनोवैज्ञानिक होते हैं वो जो मेंटल हेल्थ क्या है या फिर सोशल हेल्थ क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब इस टाइप से वो ह्यूमन बिहेवियर को वो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जो व्यक्ति व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में मतलब दक्ष होता है तो वही व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिक कहलाता है। अनुप्रयोग समाज मनोविज्ञान में एक ऐसा मनोविज्ञान होता है जो किसी समाज के मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे ये मतलब एक मनोवैज्ञानिक है जो कि हमारी समस्याओं का समाधान करके हमको बताते हैं। इसके बाद देखिए जो व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके कार्य क्या है। देखिए मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करना, कि मतलब जो साइंटिस्ट मतलब जो मनोवैज्ञानिक जो विधियां हैं उनका उपयोग करना। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरणों तथा योजना बनाना, मतलब कि क्या उपकरण हम यूज करेंगे अपने शोध में या फिर रिसर्च में, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। इसके अलावा मूल्यांकन एवं योजना बनाना, कि मतलब कैसे हम उसको एवेलुएट करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी मूल्यांकन को लेके। तो वो सारे काम भी एक समाज मनोवैज्ञानिक के होते हैं। इसके अलावा रिसर्च करना और जो ट्रेनिंग जो सेशन रहने वाले हैं उनका आयोजन करना और सामाजिक संदर्भ में अध्ययन करना। तो यह काम हो गए हमारे व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिक के।
आगे देखिए, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में कौन सी शोध विधियां होती हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो देखिए, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान या फिर अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एक ही बात होती है कि कुछ उद्देश्य और परिस्थितियां एवं शोध समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कुछ शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि कुछ उद्देश्य जानने के लिए या कुछ परिस्थितियां जानने के लिए और समस्याओं को जानने के लिए शोध विधियों का उपयोग किया जाता है, जो देखिए इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्षेत्र शोध अध्ययन विधि। तो ये देखिए, क्षेत्र शोध अध्ययन विधि जो होती है ये व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शोध विधि होती है। इस तरह के शोध में व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन नॉर्मल परिस्थिति में किया जाता है। मतलब कि स्वाभाविक जो परिस्थिति है उसमें किया जाता है, जो कि प्रयोगशाला का प्रयोग यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड होता है। इस तरह के शोध का मुख्य उद्देश्य होता है वो देखिए क्या होता है कि संभावित परिस्थिति में व्यक्तियों को परीक्षण एवं अंतःक्रिया के आधार पर समझना होता है। मतलब कि जो पॉसिबल जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में हम व्यक्तियों का मतलब टेस्ट लेते हैं उसका, और उसकी मतलब हम उसकी इंटरेक्शन देखते हैं और उसी के आधार पर हम उस व्यक्ति के उद्देश्य को या उस व्यक्ति के व्यवहार को हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, शोधकर्ता इन शोधों के दौरान इंटरव्यू तथा टेस्ट वगैरह के द्वारा सामाजिक परिस्थिति में व्यक्तियों के व्यवहार को समझता है। मतलब यहाँ पे जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो यहाँ पे इन टेक्निक्स का यूज करता है व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे क्षेत्र शोध अध्ययन विधि में कुछ शोध विधियां दे रखी है अलग से। मतलब यहाँ पे ये सब पॉइंट्स यदि हम कहें तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रत्यक्षण परीक्षण, सेकंड है सहभागी परीक्षण, थर्ड है एंथोनोग्राफी और फोर्थ है गुणात्मक साक्षात्कार। प्लस सेकंड है वो है हमारा क्षेत्र प्रयोग विधि, एक ऐसा प्रयोग जो किसी प्रयोगशाला के बाह्य किसी वास्तविक स्थिति में किया जाता है। मतलब लेबोरेटरी में नहीं किया जाएगा बट रियल कंडीशंस में किया जाएगा। क्षेत्र प्रयोग एक प्रयोगात्मक शोध है जो दो चरणों के बीच कारण प्रभाव संबंध का पूर्व अनुमान वैज्ञानिक विधि से करता है। मतलब इसमें क्या मतलब दो मतलब यहाँ पे वेरिएबल हैं, तो उनके बीच में क्या कारण है, क्या इफेक्ट डल रहा है, क्या रिलेशन है, मतलब इस बारे में वो बिल्कुल हर चीज बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से वो यहाँ पे जांच करता है। क्षेत्र प्रयोग में परिस्थिति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इस शोध विधि में आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रयोग नियंत्रण आसान होता है। मतलब यहाँ पे डाटा जो होगा उसका जो कलेक्शन होगा और जब हम इसका यूज करेंगे तो मतलब उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। और जो ये वाली शोध होते हैं इसमें दोनों तरह के हमको परिणाम मिलते हैं, वो परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी। क्लास जो थर्ड है वो है यहाँ पे स्वाभाविक प्रेक्षण विधि। देखिए, जो स्वाभाविक प्रेक्षण विधि होती है वो भी एक प्रेक्षण विधि है जिसमें व्यक्तियों को स्वभाव परिस्थितियों में प्रेक्षण किया जाता है। मतलब कि वही कंडीशंस में हम जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो चेक करते हैं। यह विधि शोधकर्ता को बिना किसी परिवर्तन के किसी परिस्थिति या चर के बारे में वास्तविक स्वाभाविक एवं सामान्य जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। मतलब जो रियल जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ही ये हेल्प करती है उस व्यक्ति के बारे में जानने में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यदि शोधकर्ता छात्रों के सीखने के व्यवहार का परीक्षण करना चाहता है तो वह छात्रों के एक व्यवहार का परीक्षण वास्तविक कक्षा कक्ष में कर सकता है। मतलब कि जो मतलब कोई शोध करने वाला है, जो शोध करता है वो चाहता है कि मैं बच्चों की स्टडी को लेके मैं उनका इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ, तो ऐसा करना चाहता है तो मतलब उसकी क्लास में जाके बैठ जाएगा और वहां पे जाके वो उसको अच्छे से वहां पे ऑब्जर्व कर सकता है बच्चों को। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, स्वाभाविक प्रेक्षण जो विधि है इसमें भी यहाँ पे कुछ आंकड़े संग्रहण की कुछ विधियां दे रखी हैं, जिसमें क्या है ऑडियो वीडियो और रिकॉर्डिंग का भी यूज वो कर सकता है आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। इसके अलावा डायरी का भी यूज कर सकता है और गणना भी वो कर सकता है आंकड़ों को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट यहाँ पे है सर्वे शोध। यह एक ऐसी शोध विधि है जिसमें जो शोधकर्ता होता है वो क्वेश्चनिंग के माध्यम से, व्यक्तिगत ईमेल या फोन आदि के माध्यम से आंकड़ों का वो मतलब डाटा को वो कलेक्ट करता है। इस तरह के शोध को किसी प्रकार की शर्तों के अंतर्गत करना आसान नहीं है। मतलब यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे मतलब अप्लाई नहीं होती हैं। इसके अलावा जो सर्वे शोध होता है उसमें भी आंकड़ों को इकट्ठा करने कुछ विधियां, जैसे कि प्रतिदर्शन विधि, प्रश्नावली विधि, मेल
सर्वे, समूह में प्रश्नावली विधि, घर घर जाके किया गया सर्वे। उसके अलावा जो शोध विधि है वो व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान की एक तकनीक के रूप में हम उसको समझ सकते हैं, जो कि व्यक्ति एवं समूह के बीच भिन्नता का ये अध्ययन करने में हमारी हेल्प करती है। फिफ्थ है ऐतिहासिक शोध। आपने देखा होगा कि शताब्दियों से मतलब बहुत सारे ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनकी सूचना मतलब का यूज करके जो समाज मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके लिए वही बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। इसके अलावा जो शोधकर्ता होते हैं वो पहले से उपस्थित पत्रों, भाषणों एवं सूचनाओं को एज ए डाटा के रूप में उपयोग करता है। जो शोधकर्ता होता है वो इंटरनेट से संबंधित साधनों जैसे कि वेब, संचार मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदि का भी वो विश्लेषण करता है और व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेता है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक जो शोध होती है उसका उपयोग वास्तविक सांसारिक सूचनाओं पर आधारित परिकल्पना की जांच करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वगैरह डाले जाते हैं उसका भी विश्लेषण मतलब जो समाज मनोवैज्ञानिक होते हैं वो भी उसको एक बहुत बड़ा डाटा प्रदान करते हैं। ये यहाँ पे डाटा है। इसके अलावा यहाँ पे भी मतलब ऐतिहासिक शोध के लिए जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे उसके लिए यहाँ पे स्रोत दे रखे हैं। तो जैसे कि सरकारी संस्थान हो सकते हैं, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करने में हेल्प करने के लिए शोध संस्था भी हो सकती है, स्कूल या फिर शिक्षा संस्थान भी हो सकते हैं और व्यापार एवं उद्योग भी हो सकता है जो कि हेल्प करेगा आंकड़ों को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट है यहाँ पे सहसंबंध शोध। तो देखिए जो सहसंबंध शोध है तो उसमें क्या होता है, यह एक विस्तारित शोध है जो कि दो चरों के बीच संबंधों को मापने में सहायता करती है। मतलब क्या रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, ये सारी चीज हमको यहाँ पे सहसंबंधित शोध से पता चल जाता है। शोधकर्ता कुछ चरों को पहचान कर यह जानने की कोशिश करता है कि उन चरों के बीच संबंध किस सीमा तक है, अर्थात एक चरण में परिवर्तन होने पर दूसरे में कितना परिवर्तन आएगा, मतलब वो दोनों आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है। मतलब एक में कुछ डिफरेंस आया तो क्या दूसरे पे भी उसका मतलब यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब ये इस बात के बारे में हमको सिखाता है सहसंबंध शोध विधि। जैसे कि देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, कर्मचारियों की प्रेरणा में वृद्धि कार्य संतुष्टि को बढ़ाती है या नहीं। मतलब कि यदि कर्मचारी मोटिवेट है तो मतलब क्या जो उनकी कार्य करने की जो उनकी मतलब स्पीड है वो बढ़ी या नहीं बढ़ी। ये मतलब जो ये शोध विधि होती है ये मनोवैज्ञानिक को यह समझने में मदद करती है कि व्यक्ति के मौजूदा व्यवहार का संबंध किसी दूसरे चर या पहलू से है या नहीं है। तो इस बारे में हमारी ये हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करा दिया मैंने आपको। देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या किया है। मैंने यहाँ पे मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार दोबारा से। देखिए अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये हो गया था कि किसको परिभाषित कीजिए, फिर हमने किया था यहाँ पे सामाजिक मनोविज्ञान 2। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये किया इसके बारे में अर्थ क्या होता है और उसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। फिर हमने यहाँ पे मतलब 3 क्वेश्चन ये हो गए हैं। फिर हमारा 4th क्वेश्चन ये था। फिर हमने ये किया कि इसका अन्य विज्ञानों के साथ इसका क्या रिलेशन है। 5 फिर यहाँ पे 6 क्वेश्चन कि वैज्ञानिकों का क्या कार्य होता है और यहाँ पे शोध विधियाँ क्या होती हैं। तो मतलब हमने यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं। इस एक क्वेश्चन में ही हमने टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ क्योंकि टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में, इसी वजह से कि बहुत सारी PDF से मैंने यहाँ पे ऐड ऑन की हैं इसी वजह से। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिदर्शन क्या होता है या फिर प्रतिदर्शन की कौन सी विधियाँ होती हैं, कौन सी तकनीक होती है जिसका हम यूज करते हैं प्रतिदर्शन विधि में। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए प्रतिदर्शन क्या होता है, इसको हम इंग्लिश टर्म की बात करें तो इसको हम सैंपल कहते हैं। मतलब कि जो प्रतिदर्शन होता है इसका मतलब क्या होता है, सैंपल होता है या नमूना होता है। मतलब जो मतलब किसी भी बड़ी राशि से चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा होती है और वही हमारा सैंपल या नमूना होता है। यह माना जाता है कि प्रतिदर्शन या प्रतिदर्श के सांख्यिक जो गुण होते हैं वो पूरी राशि के सांख्यिक गुणों का यहाँ पे उसको ये लीडरशिप करते हैं, उसको मतलब यहाँ पे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं।
जो प्रतिदर्शन होता है वो किसी भी शोध या सर्वे को जो उसकी प्योरिटी होती है उसको यहाँ पे निश्चित करता है। देखिए प्रतिदर्शन की यहाँ पे बहुत सारी विधियां हैं जो कि हम यूज करते हैं वहाँ पे उसकी समस्याओं के शोध करने में, क्योंकि क्या वहाँ पे समस्या रही या उसका क्या कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके यहाँ पे जो तकनीक है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है संभावित प्रतिदर्शन और गैर संभावित प्रतिदर्शन। देखिए जो सबसे पहले है संभावित प्रतिदर्शन, जो यह एक तकनीक है जिसमें किसी जनसंख्या की प्रत्येक इकाई का प्रतिदर्शन में चयन होने की संभावना समान रहती है और इसी वजह से इसको यादृच्छिक प्रतिदर्शन भी कहा जाता है। यह विधि जो होती है वो बिना पक्षपात के प्रतिदर्शन के चयन की गारंटी देती है। मतलब कि जो सैंपल हम मतलब सिलेक्ट करेंगे तो मतलब वो क्या है यहाँ पे कि मतलब उसको यहाँ पे बिना पार्शलिटी के यूज किया जाएगा या उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो ये संभावित प्रतिदर्शन है इसके भी यहाँ पे कुछ सब टाइप्स देखिए। इसमें फर्स्ट है साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्तरीय प्रतिदर्शन, गुच्छ प्रतिदर्शन और क्रमबद्ध या व्यवस्थित प्रतिदर्शन और बहुस्तरीय प्रतिदर्शन। तो सेकंड है इसमें गैर संभावित प्रतिदर्शन। देखिए इनके बारे में आप बुक में से पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा नहीं बता रही हूँ। मतलब आप इसके बाद आप यदि इनको भी लिख देते हो तो मतलब आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद जो सेकंड है यहाँ पे गैर संभावित प्रतिदर्शन। तो प्रतिदर्शन चयन की जो ये विधि होती है, ये विधि जो मतलब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ी है विधि, ये वाली विधि संभावित प्रतिदर्शन या फिर यादृच्छिक जो प्रतिदर्शन होता है ये उस पर डिपेंड नहीं करती है। जो यह विधि होती है ये शोधकर्ता के चयन की योग्यता पर ये डिपेंड होती है। मतलब जो शोध करता है वो कैसे मतलब किसी भी चीज को वो सिलेक्ट कर रहा है, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, ये वाली विधि जो होती है ये इस बात पर डिपेंड करती है। इस पर आधारित चयन के बाद शोध के परिणाम कई बार पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो सिलेक्टेड जो यूनिट्स होती है यहाँ पे जो इकाई है वो अध्ययन की जाने वाली जनसंख्या का यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है। मतलब जो इसके जो रिजल्ट आते हैं निकल के वो कई बार अच्छे से नहीं आ पाते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, देखिए अध्ययन करने वाली जनसंख्या के प्रत्येक इकाई का चुने जाने पर समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब कि बिल्कुल अच्छे से मतलब हम उसको चुन नहीं पाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब प्रतिदर्शन अध्ययन करने वाले जनसंख्या का यहाँ पे वो प्रतिनिधित्व या नहीं करती है। इस विधि का जो उपयोग है वो परिकल्पना बनाने हेतु गुणात्मक शोध के अध्ययन और प्रारंभिक अध्ययन में किया जाता है। मतलब यहाँ पे यूज बता रखा है इस विधि का, जो कि 3 तरीके से होगा, परिकल्पना बनाने हेतु, गुणात्मक शोध के अध्ययन के लिए और प्रारंभिक अध्ययन के लिए। इस विधि का उपयोग खास तौर पर तब किया जाता है जब जो शोधकर्ता होता है उसकी रुचि संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करने पर नहीं होती है। कई शोधकर्ता जो होते हैं इस विधि को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इस विधि में आंकड़ों का जो कलेक्शन होता है वो आसान होता है और वो कम खर्चीला होता है। मतलब ये कम एक्सपेंसिव होती है, ये जो बहुत ही ज्यादा चीप होती है इसी वजह से। इसके अलावा देखिए यहाँ पे गैर संभावित प्रतिदर्शन विधि की भी यहाँ पे बहुत सारे प्रकार बता रखे हैं, जैसे कि सुविधा अनुसार प्रतिदर्शन, स्तर प्रतिदर्शन, कोटा या अंश प्रतिदर्शन या स्नोबॉल प्रतिदर्शन। मतलब यहाँ पे हमने अपने 2 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं जो कि था हमारे प्रतिदर्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभिवृत्ति मत तथा विश्वास में क्या डिफरेंस है और अभिवृत्ति क्या होती है, क्या इसकी संरचना होती है और अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच में क्या संबंध होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम करते हैं अभी। ये देखिए मैं आपको पहले एक बार ये बता देती हूँ कि अभिवृत्ति क्या होती है, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो अभिवृत्ति होती है वो हमारी पर्सनैलिटी का एक गुण होती है जो कि व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। मतलब कि क्या इंसान को पसंद है, क्या उसको पसंद नहीं है, मतलब यही सारे जो गुण होते हैं किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी के, तो उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं। देखिए जो अभिवृत्ति होती है उसकी यदि हम इंग्लिश टर्म की बात करें तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। और जो एटीट्यूड जो ये शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द
अबिटस से बना है, जिसका क्या अर्थ है योग्यता या फिर सुविधा। जो अभिवृत्ति होती है उसका संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से होता है, और ये एक हमारी मेंटल ये स्टेज है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका निभाती है। मतलब हम किस तरीके से हम मतलब हम अपना सोशल बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब उस टाइप से ये हमारी कंडीशन को दिखाती है। अभिवृत्ति को ही कभी कभी मनोवृत्ति के नाम से भी प्रयोग किया जाता है। ये दोनों शब्द एक दूसरे को ही मतलब यहाँ पे डिनोट करते हैं इमोशनल रूप से। यदि हम देखें जो अभिवृत्ति होती है व्यक्ति के मनोभावों, डेट मीन्स के फीलिंग्स और बिलीव्स को वो यहाँ पे दर्शाती है, और ये बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है अथवा उसकी पूर्ण विश्वास क्या है। अभिवृत्ति से क्या अभिप्राय है कि जो अभिवृत्ति है वो व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है जिसके कारण वह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थानों, परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। मतलब कैसे कोई इंसान व्यवहार करता है किसी भी चीज को लेके, मतलब कैसा उसका दृष्टिकोण है, मतलब ये सारी चीजें हमारी अभिवृत्ति में ही आ जाएंगी। इसके अलावा देखिए यदि हम बात करें तो इसके संरचना की, तो जो अभिवृत्ति की जो संरचना होती है वो बहुत ही प्रभावी होती है। मतलब कि ये हमारी भावनाओं को ये अपने अंदर समेट के रखती है। मतलब कैसे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि कायला नाम की लड़की है, वो मतलब सभी डॉगी के बच्चों, सभी पिल्लों से प्यार करती है क्योंकि वे सभी छोटे और प्यारे हैं। तो मतलब प्रेम या घृणा जैसी भावनाओं को मतलब इमोशनली को जब हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, तो मतलब जो यहाँ पे जो हमारी अभिवृत्ति है वो यहाँ पे एक मतलब इमोशनली यहाँ पे एक फैक्टर में उसको माना जाएगा। मतलब वो प्रभावी, वो अपना प्रभाव डाल रही है इमोशंस पे। नेक्स्ट यहाँ पे व्यवहारिक, जो व्यवहार होता है वो एक घटक है जो किसी भी मतलब हमको मतलब कैसे हम व्यवहार करते हैं उसके बारे में हमको बताता है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैक बैट्समैन, मतलब उसका यहाँ पे एक प्रशंसक है और वो बैटमैन की सभी कॉमिक्स को खरीदता है जो भी उसे मिल पाती है। जो बैटमैन है कि प्रति जो उसका रवैया वो कॉमिक्स खरीदने के लिए उनके व्यवहार में मतलब हमको दिख रहा है। मतलब जो यहाँ पे जो मतलब उसका फैन है यहाँ पे ब्लैक बैटमैन का, वो मतलब बिल्कुल उसके पीछे पागल है। वो उससे रिलेटेड वहाँ पे जो भी मतलब वहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे कॉमिक्स वगैरह आएंगी तो उन सबको खरीदता है। मतलब हमको दिख रहा है उस मतलब यहाँ पे कॉमिक्स खरीदने वाले मतलब कि जो उसका फैन है उसके व्यवहार से हमको दिख रहा है कि हाँ वो मतलब उससे कितना ज्यादा वो प्रभावित है। नेक्स्ट यहाँ पे संज्ञानात्मक, जो संज्ञानात्मक घटक जो होता है वो वास्तविक विश्वास है। मतलब क्या क्या हम बिलीव करते हैं जो रियलिटी है उसके बारे में, जो किसी के पास है या इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे माइक है तो उसका क्या मतलब नाम है यहाँ पे माइक, उसका क्या मानना है धूम्रपान खतरनाक है और लोगों को धूम्रपान से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बताता है। वो मतलब लोगों को बताना चाहता है कि मतलब स्मोकिंग हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है, हमको नहीं करनी चाहिए। तो मतलब ये यहाँ पे कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे उस पर अपना इफेक्ट डालेंगे। इसके अलावा देखिए यदि हम इसके बारे में बात करें तो कि क्या मतलब इसका संबंध होता है अभिवृत्ति और व्यवहार का। तो देखिए मनोवृत्ति का क्या अर्थ, अभिवृत्ति मनोवृत्ति वही कि किसी व्यक्ति द्वारा महसूस किए जाने वाले जो तरीके होते हैं तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, मतलब जो उसको वो एक्सप्रेस करते हैं उसको वही मनोवृत्ति या अभिवृत्ति होती है। जो व्यवहार होता है वो एक तरीका होता है जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं। ये दोनों आपस में संबंधित हैं, व्यवहार और मनोवृत्ति। वे एक दूसरे से अलग भी हैं क्योंकि रवैया इस बात पर केंद्रित है कि कोई कैसे महसूस करता है। मतलब कि रवैया और व्यवहार जो होता है, रवैया मतलब कि हमारी अभिवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति, हमारा एटीट्यूड, और जो व्यवहार होता है वो किसी के कार्य से संबंधित होता है। मतलब वो रिलेटेड टू आवर वर्क रहेगा हमेशा, जो हमारा बिहेवियर होता है वो। हालांकि किसी का रवैया अक्सर उनके व्यवहार के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि हमको पता चल जाता है किसके बिहेवियर से उसके एटीट्यूड के बारे में कि हाँ भाई किस तरीके का ये इंसान है। जब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि सारा को कुत्ते से डर लगता है। मतलब यहाँ पे एक सारा नाम की लड़की है, उसको यहाँ पे कुत्तों से डर लगता है। वह अपनी सहेली एमी से मिलने जा रही है, मतलब वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है जिसके परिवार में एक वहाँ पे एक कुत्ता भी रहता है। और जो यहाँ पे जो सारा है उसको तो कुत्ते से लगता है डर, बट फिर भी वो जा रही है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। जब लड़कियां एमी के घर पहुंचती हैं तो कुत्ता उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ता है।
मतलब जो कुत्ता तो मतलब उससे मतलब ऐसे मतलब उसका वेलकम करने के लिए दौड़ता है, बट जो सारा है वो चिल्लाने लग जाती है और वापस कार की ओर भागती है, और तब तक बाहर निकलने से इनकार करती है जब तक उसको वहां पे कुत्ता दिखेगा। सारा के डर के रवैये ने उसकी कुत्ते से भागने और छिपने के व्यवहार का कारण बना दिया। मतलब जो उसका सारा का जो डर था, जो उसकी प्रवृत्ति बन गई कुत्तों को लेके, मतलब उसी ने उसको मतलब भागने और छिपने के लिए, मतलब जो यहाँ पे सारा थी वो उससे डर रही थी कुत्ते से और छिप रही थी, मतलब ऐसा उसके बिहेवियर बना दिया उसके डर ने, उसकी अभिवृत्ति ने। तो मतलब जो हमारी अभिवृत्ति होती है वो हमारे व्यवहारों को बिल्कुल टोटली मतलब बहुत ज्यादा उसको प्रभावित करती है। उसके देखिए अब जो हमारी अभिवृत्ति होती है वो कैसे प्रभावित करती है हमारे व्यवहार को। जो अभिवृत्ति होती है उसका व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी यह निर्धारित करना आसान होता है कि किसी का दृष्टिकोण क्या है, मतलब क्या वो हमारे बारे में सोच रहा है, क्या उसका नजरिया है, क्योंकि यह आमतौर पर उनके व्यवहार के माध्यम से हमको देखने को मिल जाता है। तो हम बात करें एग्जाम्पल की, तो कोई व्यक्ति जो बड़े समूह में होने के प्रति मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव उसका एटीट्यूड बना हुआ है किसी भी मतलब बड़े ग्रुप मतलब बिग ग्रुप को लेके, वह आमतौर पर ऐसे व्यवहार यहाँ पे हमको दिखाता है जिसमें वे उन घटनाओं से में जाते हैं जिनमें वे छोटे समूह में सामूहिकरण कर सकते हैं। मतलब कि वो इंसान है वो उसका मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव एटीट्यूड है उसका किसी भी बड़े ग्रुप को लेके, वो हमेशा छोटे ग्रुप के बारे में ही बात करता रहता है। मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा यहाँ पे अभिवृत्ति की वजह से व्यवहार भी। मतलब हमने जाना कि अभिवृत्ति क्या होती है, क्या इनका आपस में रिलेशन होता है और यहाँ पे क्या मतलब संरचना होती है अभिवृत्ति की। हम देखते हैं ये हमारा मतलब डिफरेंस देखते हैं हम अपना अभिवृत्ति मत और विश्वास में। देखिए अभिवृत्ति की बात करें तो इसको हम एटीट्यूड बोलते हैं, और मत की बात करें तो ये हमारा अपोनेंट होता है किसी भी चीज को लेके, और विश्वास दैट मीन्स कि हमारे बिलीव्स। तो जो अभिवृत्ति होती है वो किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति या घटना के बारे में विश्वास एवं व्यवहार का हमारा समुच्चय होती है। मतलब किसी वस्तु को लेके या किसी व्यक्ति को लेके हमारा क्या बिहेवियर है, क्या हम विश्वास करते हैं उसके बारे में, तो यही हमारी अभिवृत्ति होती है, यही हमारा एटीट्यूड होता है। तो सेकंड जो अपोनियन होता है, मतलब कि जो मत होता है, वो मत किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी घटना के बारे में उसकी समझ होती है। मतलब मत का मतलब क्या होता है, एक समझ होती है उस इंसान की किसी भी वस्तु या व्यक्ति को लेके। जो विश्वास होता है मतलब कि बिलीफ, विश्वास को धारणा भी हम कह सकते हैं, जो एक व्यक्ति की किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हो सकती है या वो रखता है, मतलब उस वस्तु के बारे में वो अपनी धारणा को बना के रख देता है, उसको विश्वास कहा जाता है। आगे देखिए जो अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्ति किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए व्यवहार या प्रतिक्रिया करता है। मतलब कोई एक निश्चित वस्तु या व्यक्ति होता है और उसी को लेके वो रिएक्शन देता है। बट मत के द्वारा हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अपने निर्णय को बताते हैं। मतलब हम क्या सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में, वो चीज हम यहाँ पे बताते हैं उस व्यक्ति को लेके। और ये विश्वास होता है ये किसी परिस्थिति में किसी कथन से स्वीकृति हो सकता है। मतलब कि ये डिपेंड करता है किसी भी परिस्थिति के ऊपर। नेक्स्ट देखिए जो अभिवृत्ति होती है इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का भावात्मक मूल्यांकन करते हैं। मतलब यहाँ पे इमोशनली हम उसको एवेल्युएट करते हैं। बट जो मत होता है इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बाद में भावात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, बट इसमें भावात्मक मूल्यांकन होगा अभिवृत्ति में, बट मत सेक्शन में नहीं होगा। और जो विश्वास है कुछ धारणा भावों के आधार पर बनती हैं, ये व्यक्ति को निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब कुछ धारणा या कुछ विश्वास ऐसे हो सकते हैं जो कि हम इमोशन के बेस पे बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर धारणा जो होगी वो इमोशंस के बेस पे होगी, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए जो फोर्थ डिफरेंस वो क्या है, यह अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। मतलब कैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, तो यही एक तरीका है, ये एक अभिवृत्ति। और जो मत होता है यह एक विचार है जो व्यक्ति या वस्तु के लिए हम अपना बनाते हैं। और जो विश्वास होता है यह विश्वास है जिसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के लिए रखता है। मतलब ये धारणा विश्वास होता है वो अपने खुद की बना लेता है किसी भी संस्था को या व्यक्ति को लेके। यदि हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें, सॉरी डिफरेंस की नहीं, यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जो
अभिवृत्ति है। देखिए, यदि एक व्यक्ति अपने किसी संबंधी के लिए नेगेटिव अभिवृत्ति रखता है तो वह व्यक्ति उस संबंधी के घर नहीं जाएगा। मतलब यदि उसका एटीट्यूड है किसी को लेकर नेगेटिव, तो वो अपने उस रिलेटिव के घर वो नहीं जाएगा, वो बचेगा वहां जाने से कि मेरे को वहां पे ना जाना पड़े। बट जो मत है वो इसमें व्यक्ति क्या मान लेता है कि जो उसका संबंधी है वो अच्छे स्वभाव का नहीं है। मतलब उसने मान लिया, उसने अपना मतलब अपोनियन सेट कर दिया है उसको, उस वाले व्यक्ति को लेके उसने अपना मत बना लिया है कि जो वो हमारा रिलेटिव है वो अच्छे स्वभाव का नहीं है। जो विश्वास है उसका एग्जांपल देखिए, कोई व्यक्ति किसी जादू में विश्वास कर लेता है। जैसे कोई इंसान है वो उसे मतलब विश्वास कर ले कि हाँ जादू होता है या फिर मतलब भूत प्रेत होते हैं, मतलब विश्वास बन गया उसका, उसकी धारणा बन गई उस चीज को लेके। तो यही थे हमारा डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे पूरा कर लिया जो कि था क्वेश्चन नंबर 3 कि अभिवृत्ति मत और विश्वास में क्या अंतर है और अभिवृत्ति क्या होती है और अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच में क्या संबंध होता है, क्या इसमें रिलेशन होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूरा हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आज मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड कम लेके चल रही हूँ क्योंकि कमेंट आते हैं कि मैम आप वो स्पीड से पढ़ा रहे हो और हमको समझ नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे स्पीड को थोड़ा कम लेके चल रही हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा देखिए क्या है, समूह प्रोसेस क्या होती है, मतलब जो ग्रुप जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है और इसके भिन्न भिन्न स्वरूप क्या होते हैं और इसके मतलब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो समूह होता है वो लोगों का एक संग्रह होता है या फिर कलेक्शन होती है पीपल्स की, जिनकी समान विशेषताएं होती हैं, समान इच्छाएं होती है और समान लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। दो या इससे अधिक व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ एक जैसे अंतःक्रिया करते हैं और वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और दूसरे लोग उसी प्रकार से इन्हें भी प्रभावित करते हैं। मतलब कि आप सबको पता है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप ऐसे लोगों का मतलब कलेक्शन होता है या संग्रह होता है जिनमें उन लोगों की जो इच्छाएं होती है, लक्ष्य होते हैं, उनके जो मोटिव्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब मोस्टली सेम होते हैं। वो आपस में मतलब वो इंटरेक्शन करते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो एक समूह बनाने, आदर्श बनाने, तूफानी करने तथा प्रदर्शन करने के सामूहिक प्रयासों से बनता है। मतलब कि सब ग्रुप में मिलके सब मतलब प्रयास करते हैं कुछ करने के लिए, तो तभी एक ग्रुप बनता है। हालांकि समूह को स्थगित करना समूह गठन को पूरा करता है। मतलब यदि हम समूह को मतलब हम स्थगित कर देते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं, तो जो समूह गठन है उसको पूरा किया जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो समूह अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है, मतलब जो उसके उद्देश्य थे उसने उसको पूरा कर लिया है। देखिए आगे क्या है कि जो ग्रुप प्रोसेस होती है वो देखिए क्या होती है। समूह प्रक्रिया से तात्पर्य है कि कैसे एक संगठन के सदस्य काम करने के लिए एक साथ काम करते हैं, मतलब कैसे समूह बना, कैसे समूह में काम चल रहा है, यही बात जो होती है वो समूह प्रक्रिया में हम बात करते हैं। आमतौर पर संगठन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बहुत समय और ऊर्जा की स्थापना और प्रयास करते हैं, लेकिन इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि समूह के सबसे बड़े संसाधन सदस्यों के बीच क्या हो रहा है। मतलब यदि हम देखें तो जो संगठन होते हैं वो अपने मोटिव्स तक पहुंचने के लिए बहुत समय और ऊर्जा देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो इस बात पे कम ध्यान देते हैं कि जो समूह के जो सबसे बड़े जो संसाधन हैं और जो वहाँ पे मेंबर्स है जो काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं और जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है, कैसे वो काम कर रहे हैं, इस बात पर वो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। समूह निर्माण की प्रक्रिया की अवधि में समूह एक संरचना भी विकसित करता है। मतलब जो समूह होता है वो उसकी यहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि समूह संरचना तब विकसित होती है जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। मतलब कब बनेगा समूह, जो मेंबर्स होते हैं जो समूह के, वो जब आपस में मतलब इंटरेक्शन करते हैं तभी समूह बनता है। इसका देखिए यहाँ पे जो समूह संरचना होती है उसके 4 घटक होते हैं। भूमिकाएं, मतलब हमारे रोल्स कैसे हम अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। सेकंड है प्रतिमान या मानक, मतलब नॉर्म्स को हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, और हैसियत और अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, और कोहेसिवनेस,
संसक्ता के अकॉर्डिंग। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि अनुदान समूह के बारे में। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अनुपयुक्त समाज मनोविज्ञान में हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए और कितने क्या इसके टाइप होते हैं और इसका डिजाइन क्या होता है या इसके चरण क्या होते हैं पर हस्तक्षेप प्रतिपादन के। इसके अलावा कैसे हम इसका मूल्यांकन करेंगे, तो ये सब हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखते हैं हम अभी अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को समझने के लिए जो हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस जो होता है उसको समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। समाज में मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो हस्तक्षेप जो योजना होती है उसका महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान रहता है, जो कि व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान की बहुत ही मूल विशेषता है। हम बात करें इसकी मीनिंग क्या होता है इंटरफेरेंस, तो देखिए, जो हस्तक्षेप की व्याख्या एक सुनिश्चित योजना या कार्यविधि के रूप में की जाती है। मतलब ये एक योजना होती है या एक कार्य करने का तरीका होता है जो समाज में व्यक्ति के व्यवहारों को सुधारने के लिए किसी व्यक्ति के मौजूदा व्यवहार को प्रभावित करता है। मतलब कि ये एक इंटरफेरेंस होता है जो किसी भी समाज में व्यक्ति के मतलब उसका बिहेवियर उसमें सुधार करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार को ये प्रभावित करता है। ये चाहता है कि मतलब उसका वो व्यवहार सही नहीं है तो उसमें कुछ चेंज करने की एक योजना है या एक कार्य करने का तरीका होता है। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो हस्तक्षेप व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो उसको प्रभावित करते हैं। देखिए, जैसे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देने के लिए जागरूकता अभियान समाज में लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकता है। मतलब कि यदि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है जो बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाएंगी वो उनके लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होते हैं या फिर उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मतलब यदि ऐसा मतलब ये जागरूकता अभियान यदि चलाया गया तो समाज के जो लोग हैं उनका जो नजरिया है, उनका जो एटीट्यूड है उसमें यहाँ पे हमको चेंज देखने को मिलेगा जागरूकता अभियान की मदद से। इस तरह के जो ये इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हम बात करें इसके टाइप्स की, तो देखिए यहाँ पे इसके 2 टाइप हैं। एक तो व्यक्तिगत, मतलब कि जो व्यक्तिगत हस्तक्षेप जो होता है वो एक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप होता है जो समाज में व्यक्ति के खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाता है। मतलब वो चाहता है कि जो व्यक्ति है वो हमेशा खुश रहे, तो उसके लिए ही वो उसके जीवन में उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। सेकंड है कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप। जो ये वाला है ये क्या है, देखिए, जो समाज में सामाजिक अत्याचारों को रोकने और कम करने के लिए कुछ कार्य विधियों का योजनाओं को ये लागू करता है। मतलब कि जो हमारी सोसाइटी उसमें कुछ अत्याचार हो रहे हैं या उसमें कुछ गलत काम हो रहा है, मतलब उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए ये यहाँ पे कुछ योजना कुछ प्लानिंग यहाँ पे करता है कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप में। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हिंसा को कम करना, मतलब मार पिटाई लड़ाई झगड़ा ना हो, और शराब तम्बाकू का उपयोग जैसे कर रहे हैं तो मतलब उसके लिए ये प्लानिंग करेंगे कि कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसको कम किया जाए। यदि हम हस्तक्षेप डिजाइन और प्रतिपादन के बारे में बात करें तो देखिए, जो हस्तक्षेप की जो प्रभावशीलता होती है वो मुख्यतः हस्तक्षेप की संरचना एवं कार्य पर वो हमेशा डिपेंड रहती है। मतलब कैसे, मतलब क्या उसकी इफेक्टिवनेस है हमेशा डिपेंड करेगी वो उसकी कंस्ट्रक्शन पे और उसके वर्क के ऊपर। जो हस्तक्षेप की जो संरचना होती है वो हस्तक्षेप का डिजाइन ही होती है। जो हस्तक्षेप डिजाइन की जो प्रक्रिया है और जो प्रतिपादन है वो 4 चरणों में लागू किया जाता है, जो व्यवहार समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है और जो व्यक्ति की समस्या को समझने में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे 4 चरण कौन से हैं। फर्स्ट है समस्या की पहचान, मतलब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो हम उसको यहाँ पे उसकी पहचान करते हैं। फिर क्या है, समस्या के समाधान पर पहुंचना, क्या उसको सोल्यूशन होगा, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट है लक्ष्य निर्धारण, मतलब लक्ष्य को मतलब हम यहाँ पे मतलब उसका हम यहाँ पे निर्धारण कर लेते हैं और जो उसके रिगार्डिंग जो हम इंटरफेरेंस यूज करेंगे हम उसका भी यहाँ पे डिजाइन बना लेते हैं। नेक्स्ट है हस्तक्षेप प्रतिपादन, मतलब जो हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस बनाया है, जो हमने योजना बनाई है उसको हम यहाँ पे यूज में लेके आएंगे। तो ये हो गया हमारे चरण जो कि हमारे हस्तक्षेप डिजाइन में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए
जो हस्तक्षेप है उसके विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। तो इसका मूल्यांकन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना मूल्यांकन के जो इसकी प्रोसेस होती है हस्तक्षेप की, इसकी प्रभावशीलता की जांच नहीं की जा सकती है। यदि हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम जान नहीं पाएंगे कि जो इंटरफेरेंस है उसकी यहाँ पे इफेक्टिवनेस कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो उसको हम मूल्यांकन के थ्रू ही जान पाते हैं। जो हस्तक्षेप कार्यक्रम होता है उसकी जो प्रभावशीलता होती है उसका पता इस बात से लगाया जाता है कि जो हस्तक्षेप कार्यक्रम होता है उसका जनसंख्या पर कितना प्रभावी है, जिसे लाभ देने के लिए उसका यूज किया गया या फिर जिस मोटिव के लिए उसको डिजाइन किया गया है, क्या उसका प्रभाव उस वाली पॉपुलेशन पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। मतलब इस बात से हमको पता चल जाता है उसकी इफेक्टिवनेस का। हम बात करें तो इसके मूल्यांकन के भी यहाँ पे 2 प्रकार हैं, जो कि पेशेवेक और कैरी ने दिए हैं। इसके मूल्यांकन के 2 प्रकार। फर्स्ट है प्रक्रिया मूल्यांकन। जो प्रक्रिया मूल्यांकन होता है इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, जो क्या बताता है कि जो कार्यक्रम अपने लक्षित जनसंख्या या दर्शकों तक पहुंचा है या नहीं, कार्यक्रम में निर्धारित गतिविधियों को लागू किया गया है नहीं, कि मतलब जो लक्ष्य था, मतलब ये जानकारी हमको इन लोगों तक पहुंचानी है, तो क्या वो वहां तक पहुंची है या नहीं, और क्या मतलब एक्टिविटी हो रही है इस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग। मतलब इन सब के बारे में बात की जाती है प्रक्रिया मूल्यांकन में। नेक्स्ट है यहाँ पे परिणाम मूल्यांकन। जो ये मूल्यांकन होता है ये प्रक्रिया मूल्यांकन के बाद किया जाता है परिणाम मूल्यांकन। इस मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इस बात पर बल दिया जाता है इसमें कि कार्यक्रम ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की या नहीं, मतलब क्या मोटिव थे, क्या उसने इसको यहाँ पे पूरा किया है या नहीं किया है, उन सब के बारे में बात की जाएगी परिमाण मूल्यांकन में। समग्र मूल्यांकन इस बात पर केंद्रित है, मतलब जो ये परिणाम मूल्यांकन होता है या फिर जो ये योगात्मक मूल्यांकन होता है इसको समग्र मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो ये इस बात पर मतलब ये ध्यान फोकस करता है कि कार्यक्रम किस सीमा तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति की है कार्यक्रम ने, मतलब कि जो मोटिव्स थे, जो एम था उसको पूरा किया है या नहीं किया है, ये सारी चीजें हमको परिणाम मूल्यांकन में देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें पूरा हो गया, जो कि हमने किया यहाँ पे हस्तक्षेप के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 5 भी कि क्या होता है हस्तक्षेप, क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके चरण क्या होंगे और कैसे हम इसका मूल्यांकन करेंगे। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो सामाजिक समस्याओं में सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जो उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम उनका निदान करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आंसर देखिए इसका। सामाजिक जो मनोविज्ञान होता है व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों तथा उनकी भावनाओं पर सामाजिक संदर्भ तथा अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति के प्रभाव का ये अध्ययन करता है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो सामाजिक जो मनोविज्ञान होता है वो व्यक्ति के विचारों, मतलब क्या उसके थॉट्स वगैरह हैं, क्या उसके व्यूज हैं, कैसे उसका बिहेवियर है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं। तो मतलब ये सारी चीजें हम उसकी मतलब हम एक सोशल संदर्भ में हम बात करते हैं इसके बारे में, और उसके मतलब उस व्यक्ति की मतलब क्या वहाँ पे उपस्थिति है, क्या उसका प्रभाव है। इन सब चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो हम सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो एक समाज के भीतर कई व्यक्तियों की सामाजिक समस्याओं से निर्धारित होता है। मतलब वो कई व्यक्ति जो होते हैं उनमें जो उनको समस्या आ रही है, मतलब उसमें हम एक समाज के बारे में, पूरे समाज के बारे में हम बात करते हैं, ना कि सिर्फ एक सिंगल आदमी के बारे में। यदि हम बात करें सामाजिक समस्याओं में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, तो देखिए वो है जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी में, मतलब ये समस्याएं हैं जो कि सामाजिक समस्याएं हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान में। हिंसा के बारे में, आपराधिक व्यवहार के बारे में, एक जैविक कारण भी हो सकते हैं कोई भी, सामाजिकरण के बारे में, और नकारात्मक सामाजिक वातावरण के बारे में। मतलब ये कुछ सामाजिक समस्याएं हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं अपने सामाजिक मनोविज्ञान में। नेक्स्ट देखिए मानव स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण एवं निदान। तो देखिए यहाँ पे मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो व्यक्ति की दिनचर्या पर काफी उसका असर देखने को हमको मिलता है। यदि हम मेंटली रूप से हम स्वस्थ नहीं है तो जो हमारी डे टू डे लाइफ है उस पे हमको यहाँ पे उसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है
तो उसका हर काम काफी अच्छे तरीके से होता है या वो अच्छे से कर लेता है। लेकिन अपोजिट में यदि मतलब उसका मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है तो उस व्यक्ति का दिन बिल्कुल चिड़चिड़ा फील वो करेगा पूरा दिन भर। किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध उसकी भावनात्मक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल स्थिति से जुड़ा हुआ होता है। मतलब यदि मेंटल रूप से वो ठीक नहीं है तो मतलब वो ना तो वो इमोशनली किसी के साथ वो अच्छे से बात करेगा और ना वो सोशली किसी के साथ वो अच्छे से बात करेगा। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। इसका असर व्यक्ति के तनाव को संभालने और जीवन से जुड़े जरूरी विकल्प के चयन पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए, जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो जीवन के प्रत्येक चरण अर्थात बचपन, किशोरावस्था, वयस्कावस्था और बुढ़ापे में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। मतलब मेंटल हेल्थ तो हमारी ठीक ही होनी चाहिए, चाहे हम बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे फिर हम जवान हों। मतलब हर टाइप से जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सबके लिए ठीक होना ही चाहिए। यदि हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हमको है तो उनमें इनके कुछ लक्षण हमको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ लक्षण देखिए जो कि इस प्रकार है। खाने या सोने की आदतों में बदलाव देखने को मिलेगा हमको। मतलब जैसे भी कोई इंसान था वो पहले अच्छे से खा लेता था बट वो नहीं खा रहा है और न ही उसकी नींद अच्छे से पूरी हो रही है। तो मतलब ये हर चीज कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहा है। दैट मीन्स की जो उसकी मेंटल हेल्थ है वही उसमें यहाँ पे कुछ बदलाव आ रहा है, वो ठीक नहीं है। पसंदीदा लोगों व गतिविधियों से ऐसा इंसान दूरी बना लेता है और वो लो एनर्जी मतलब उसको फील होती है कि उसमें ऊर्जा तो है ही नहीं, बिल्कुल वो काम कैसे करे, और वो बिल्कुल सुन सा फील करने लग जाता है कि मतलब वो सोचता है कि कुछ भी मायने नहीं रखता है, कुछ भी नहीं है दुनिया में। मतलब इस टाइप से वो फील करता है और अजीब सा उसको पेन फील करता है वो हमेशा, और एक निराशा और हताशा उसके अंदर बैठ जाती है और वो धूम्रपान, शराब पीना और ड्रग्स का वो उपयोग करना स्टार्ट कर देता है। और वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है, दूसरों को भूल जाता है, उसको गुस्सा आता है, परेशान, चिंतित, डरा हुआ से फील करता है। मतलब इसके कारण जो उसके मतलब उसका मूड स्विंग होता रहता है, बार बार उसका मूड चेंज होता रहता है। तो इसी वजह से जो उसके रिलेशन है वो भी मतलब खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। दिमाग में उन बातों को बार बार आती है जिन्हें भूलना चाह रहा है, बार बार में मतलब जिन बातों को वो इंसान भूलना चाह रहा है उन बातों को वो भूल नहीं पाता है, बल्कि इसका वो अपोजिट हो जाता है। वो बातें बार बार उसके माइंड में आने लग जाती है। ऐसी आवाजें सुनना और बातों पर विश्वास करना जो सच नहीं है। मतलब कि वो मतलब जो बातें सच नहीं उन पे वो विश्वास करना स्टार्ट कर देता है। खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश भी करता है और दैनिक कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है। तो मतलब ये हो गए लक्षण जो हमको दिखाई देते हैं किसी भी मतलब मानसिक रोगी के अंदर, मतलब जिसको मेंटल प्रॉब्लम है उसके अंदर। अब है इसका निदान, कि हम इसका निदान कैसे करेंगे। देखिए, जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए डॉक्टर्स कई तरह के टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें कि 3 शामिल है। देखिए, व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री, मतलब कि हम उसके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करें कि भी इसकी फैमिली में किसी को पहले भी ये प्रॉब्लम थी या नहीं थी, मतलब इस बारे में जानेंगे, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद कुछ शारीरिक मतलब कुछ फिजिकल टेस्ट होंगे, लैब टेस्ट भी उसके करवाएंगे डॉक्टर। उसके बाद उसका एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन होगा, मतलब साइकोलॉजिकल उसका एवोल्यूशन किया जाएगा, उसकी सोच के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में, तो उससे क्वेश्चनिंग की जाएगी और उसके बाद किसी भी डिसीजन पे पहुंचा जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने किया अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है जैव मनोसामाजिक मॉडल का वर्णन कीजिए या स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के बारे में बताइए। तो देखिए जो ये जैव मनोसामाजिक मॉडल है, ये जैव मनोसामाजिक जो मॉडल है ये तीन शब्दों से मिल के बना है। जैव मतलब बायो, साइको मतलब मनो और सामाजिक, मतलब 3 वर्डों से मिलकर ये बना है। इधर तोड़े तो मतलब जैव, मनो और सामाजिक, ये 3 वर्डों से मिलकर बना है। इसमें जैव का अर्थ देखिए क्या होता है, शरीर विज्ञान, साइको का अर्थ होता है मनोवैज्ञानिक संकट और सामाजिक का अर्थ होता है समाज। मतलब ये जो मॉडल था ये जॉर्ज एल एंगेल ने दिया था 1977 में। इसके अलावा देखिए जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान होता है वो मनोविज्ञान के अनुशासन के भीतर एक विशेषता है जो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत व्यवहार और जीवन शैली से रिलेटेड होता है।
अनुशासन जो होता है वो स्वास्थ्य को बढ़ाने, बीमारी को रोकने, इलाज करने, जोखिम कारकों की पहचान करने और स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जनता की राय में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार करने का ये प्रयास करता है अनुशासन। मतलब जो अनुशासन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। यहाँ पे ये बात बता रखी है। देखिए, स्वास्थ्य जो मनोविज्ञान होता है उसके भीतर के मॉडल जिसने काफी यहाँ पे मतलब पॉपुलैरिटी हासिल की थी, जो कि था स्टेट डायथिस्ट मॉडल, जिसे वर्तमान में हम कहते हैं जैव मनोसामाजिक मॉडल, जो कि मैंने आपको बताया अभी। इस मॉडल को पहली बार 1977 में G.L. एंगेल द्वारा वर्णित किया गया था और जो यह स्वास्थ्य पर पर्यावरण और व्यक्तिगत भेदता कारकों के परस्पर प्रभाव पर जोर देता है। मतलब जो व्यक्तिगत डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो आनुवंशिक हो या मनोवैज्ञानिक कुछ विशेषताएं होती हैं वो हो, मतलब इनका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य पर, इसके बारे में ये मॉडल है। जैव मनोसामाजिक मॉडल के अनुसार देखिए, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक खतरे एक व्यक्ति के संसाधनों और मुकाबला करने की क्षमता की मांग करते हैं, जो स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा, शरीर की अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित शारीरिक प्रतिक्रियाओं को ये जन्म देते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारा मतलब कि जो हमारा ये स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र होता है और जो हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी जो ग्लैंड्स होती हैं, मतलब इन सब का जो जिसके इन सब को लेके जो हम रिएक्शन देते हैं, जो हमारा फिजिकल रिएक्शन रहता है वो इसी की वजह से रहता है। जैव मनोसामाजिक मॉडल हमको ये बात बताता है। प्रभावों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के घटक हमको देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, जिसका के प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है। व्यक्ति को प्रवृत्ति या प्रतिकूल प्रभावों के प्रति भेदता पर निर्भर करता है, मतलब डिपेंड करता है इंसान की प्रवृत्ति और उसकी एडेप्टेशन के ऊपर। देखिए, इसका क्या महत्व है जैव मनोसामाजिक मॉडल का। प्रत्येक रोगी की जरूरतों के लिए चिकित्सा ज्ञान का मार्गदर्शन करता है ये वाला मॉडल। मतलब कि जो रोगी है उसको क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग ये उसका मार्गदर्शन करता है। बेहतर रोगी संतुष्टि, नुस्खों का बेहतर पालन करना, व्यवहार में अधिक परिवर्तन करना, बेहतर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और मुकदमों को शुरू करने में प्रवृत्ति में कमी भी करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार को कम करने के लिए तकनीकों का विकास व अनुप्रयोग भी इस मॉडल के थ्रू हम कर पाते हैं। अस्पताल में बार बार आना और भर्ती करना कम करें। मतलब ये बात हम कहते हैं कि हमको हॉस्पिटल में बार बार नहीं जाना चाहिए और एडमिट भी नहीं होना चाहिए बार बार। स्वास्थ्य चुनौतियों वाले व्यक्तियों को केवल निष्क्रिय पीड़ितों के बजाय पुनः प्राप्ति प्रक्रिया और अच्छे स्वास्थ्य में सक्रिय भागीदार माना जाता है। मतलब कि जो स्वास्थ्य चुनौतियां वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मतलब ऐसे नहीं कि मतलब वो मतलब निष्क्रिय रूप से वो पीड़ित हैं, इसके बजाय एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए कि आप भी अपना भागीदार बने अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में। इसके अलावा दवाइयों के अनावश्यक नुस्खे को कम देखभाल की दक्षता बढ़ाएं। मतलब कि जैसे जो शुगर वगैरह होता है या अन्य जो बीमारियां हैं, मतलब जो अनावश्यक नुस्खे दे रखे दुनिया ने उनको कम करें। और इसके अलावा बीमारी के प्रति जो हमारी प्रतिरक्षा जो शक्ति होती है उसको मजबूत करने के तरीके का भी यहाँ पे इस मॉडल हमको बताता है। इसके अलावा इस मॉडल का उपयोग दर्द और अन्य मनोसामाजिक समस्याओं में पूर्व सूचक के रूप में की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि रोकथाम और इंटरफेरेंस जो होता है हस्तक्षेप उसकी रणनीति विकसित की जा सकेंगी। और स्वास्थ्य कर्मचारी जो होते हैं या रोगियां होते हैं उनके बीच में संचार में भी यहाँ पे सुधार हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा पुराने जो रोगी होते हैं या शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति होते हैं या बुजुर्ग रोगी जो होते हैं उनके जीवन गुणवत्ता सुधार के यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे प्रोग्राम्स की यहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए और उनको उस बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा जो मानसिक स्वास्थ्य कठिनाइयाँ होती हैं उनकी समझ को लेके भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव हमको देखने को मिलता है इस वाले मॉडल के थ्रू। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार रोगियों और उनके परिवारों के लिए मनोसामाजिक समर्थन का विकास और अनुप्रयोग भी इसी मॉडल की वजह से हम कर पाते हैं। मतलब जो गंभीर रूप से जो बीमार हैं तो मतलब उनके परिवार को एक समर्थन दिया जाए, वो भी एक साइकोलॉजिकल और सोशल तरीके से, ताकि वो ज्यादा मतलब स्ट्रेस वो फील ना करे इसी वजह से। तो आगे है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। देखिए जो ये मॉडल होता है ये क्या है, देखिए स्वास्थ्य विश्वास मॉडल मतलब कि HBM मतलब हेल्थ बिलीफ मॉडल, इसको हम कहेंगे हेल्थ बिलीफ मॉडल HBM।
जो ये मॉडल होता है ये स्वास्थ्य व्यवहार के पहले सिद्धांतों में से एक है। मतलब जो स्वास्थ्य व्यवहार के बारे में हमको बताएंगे तो सबसे उनमें पहला ये मॉडल है। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके उपयोग करने से कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब इस मॉडल का यूज करके जो शोधकर्ता या जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में आराम से जान सकते हैं। इसे 1950 के दशक में यूएसए पब्लिक हेल्थ सर्विस जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे उनके एक समूह द्वारा विकसित किया गया था, जो यह बताना चाहता है कि इतने कम लोग बीमारी की रोकथाम और पता लगाने के कार्यक्रम में भाग क्यों ले रहे हैं। मतलब ये क्या बताता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बट उसके बाद भी इतने कम लोग ही भाग क्यों ले रहे हैं इन वाले प्रोग्राम्स में, जो कि लोगों को बीमारियों की रोकथाम के बारे में बताते हैं या फिर बीमारियों के कारण को जानने के बारे में बताते हैं। तो वो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कम लोग क्यों आ रहे हैं, लोग दूसरे लोगों को समझाने के लिए। इसके अलावा जो ये मॉडल है ये समस्या व्यवहारों को संशोधित करने के लिए एक अच्छा मॉडल है। तो जो व्यवहार है उसमें चेंज लाने के लिए एक अच्छा मॉडल है जो स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को जन्म देता है, जैसे कि उच्च जोखिम वाला यौन व्यवहार और HIV अनुबंध की संभावना। मतलब इसके बारे में एक अच्छा मॉडल है जो कि मतलब जो स्वास्थ्य संबंधित जो कि मतलब टेंशन है मतलब कि हमारी हेल्थ को लेके, तो उनके बारे में ये हमको टेंस कर देता है ताकि हम उनके बारे में सोचें। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है वो स्वास्थ्य व्यवहार के पहले सिद्धांतों में से एक है। तो ये हमारा क्वेश्चन शांति वे पूरा हो जाता है, जो कि था हमारा जैव मनोसामाजिक मॉडल और स्वास्थ्य धारणा मॉडल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि देखिए क्या है, कक्ष व्यवस्था में अंतरा एवं अंतःवैयक्तिक प्रक्रिया की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए और आत्म प्रत्यक्षीकरण के शैक्षिक परिणामों का वर्णन कीजिए। तो 2 क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये देखिए, पहले हम जानते हैं इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले किसी बात से, मतलब जो 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, दैट मीन्स कि हम इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं। यह क्रियाएं संचार या यहाँ तक कि किसी निश्चित प्रकार के संबंध का वर्णन करती है। इस प्रकार यह कुछ ऐसा है जो लोगों के बीच में मौजूद होता है या हो रहा है। इसके अलावा इस प्रकार की परिस्थिति में 2 अलग अलग पक्ष भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, जो ये इंटरपर्सनल और ये मतलब इंटरपर्सनल जो ये शब्द है, मतलब इंट्रा मतलब यहाँ पे इंटर और ये इंट्रा आएगा, सॉरी यहाँ पे भी डाल सकते हो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। 2 शब्द हैं जो कभी कभी मतलब हमको समान दिखते हैं बट समान होते नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। जो इंटरपर्सनल होता है मतलब जो मैंने बताया आपको इंटर मतलब इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल बात दिन करेंगे तो मतलब कि 2 अलग अलग देश के बारे में हम बात करेंगे। तो मतलब कि यहाँ से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इंटर मतलब इंटरनेशनल मतलब 2 अलग अलग लोगों के बारे में बात करते हैं। बट जब हम बात करते हैं इंटर की, मतलब इंटर हम खुद के अपने अंदर के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा इंटरपर्सनल। तो देखिए, मतलब ये यहाँ पे इन दोनों की मतलब अलग अलग अवधारणाएं होती हैं और जो अंतःव्यक्ति के बीच एक अलग अंतर यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। मतलब कि जो इंटर है मतलब वो तो है पारस्परिक और जो इंट्रा है वो है अंतःव्यक्ति मतलब आदमी के बारे में ही। तो हम बात करें दोनों के अंतर के बारे में, तो जो इंटरपर्सनल होता है मतलब जो इंटर वही इंटरनेशनल वाला, तो ये 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बात करता है। बल्कि जो इंटर होता है मतलब जो इंट्रा होता है वो अपने भीतर की बात करता है। जो अंतःव्यक्तिक होता है, जो इंट्रापर्सनल मतलब जो खुद के बारे में बात करेगा, वह वर्तमान में दूसरों से अंतःक्रिया करने से होता है। यहाँ पे गलत मेंशन हो गया है, ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा इंटर मतलब वही इंटरनेशनल वाला है, ये हमारा मतलब कि अंतरा, यहाँ पे अंतराव्यक्तिक मतलब कि इंटरपर्सनल, जिसमें हम दूसरों के बारे में हम बात करते हैं और जिससे मतलब कि कैसे मतलब हम हमेशा आक्रामक रहेंगे, भावनात्मक परिणामों से कैसे बचें, मतलब दूसरों को हम कैसे खुश रख सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें हमारे इसमें आ जाएंगी। लेकिन कभी कभी अंतःक्रिया करने वाला व्यवहार जो हमारा होता है वो कठोर और गलत भी हो सकता है, जिसके कारण जो हमारे संबंध होते हैं या हम तनाव को फील करते हैं।
और ये यहाँ पे है इंट्रा, मतलब कि अंतःवैयक्तिक, जो कि खुद के बारे में बात करेगा, अपने मन के बारे में जो बात करेगा। मतलब जो व्यक्ति, क्या उसकी धारणा उस व्यक्ति की अपने आप को लेके, क्या उसके कौशल हैं, क्या क्या उसका एटीट्यूड है, मतलब ये सारी चीजें हमारी इंटरपर्सनल में आ जाएंगी, अंतःवैयक्तिक में आ जाएंगी। इस प्रक्रिया में व्यक्ति जो होता है वो विशेष उद्दीपक के साथ अंतःक्रिया करता है, और यह उद्दीपक जो होता है वो बाह्य व आंतरिक वातावरण से रिलेटेड भी माना हो सकता है, जो हमारी संवेदनाओं को हमारे माइंड के पास भेजता है। इसके अलावा जो इंटरपर्सनल जो होता है वो व्यक्ति अपने और अपने परिवार, विश्वास तथा दृष्टिकोण को ये केंद्रित करने में हमारी हेल्प करता है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण और क्षमताओं के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। मतलब मैं कहने मतलब क्या है कि मैंने आपको यहाँ पर 2 टॉपिक बताए हैं। हमने यहाँ पे 2 टॉपिक के बारे में बात की है। तो फर्स्ट था वो था अंतःवैयक्तिक, मतलब कि इंट्रा, जो कि हम मतलब यदि हम समझे तो इंटर मतलब खुद के बारे में, मतलब इंट्रा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, जिसमें आदमी खुद के बारे में बात करता है। और जो अंतर्वैयक्तिक होता है वो है इंटरपर्सनल, मतलब कि जो इंटरनेशनल। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, इसको याद करना है कि जो इंटर का मतलब जो होता है इंटरनेशनल, मतलब वही जो दूसरे के बारे में बात करता है। तो यहाँ आगे देखिए क्या है, आत्म प्रत्यक्षीकरण। जो आत्म प्रत्यक्षीकरण होता है मतलब कि सेल्फ रिफ्लेक्शन ये होता है, इसका क्या अर्थ होता है, स्वयं को जानना, मतलब खुद को जानना। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों को जानने का प्रयास करता है, वही स्वयं को जानने या समझने का भी व्यक्ति प्रयास करता है या फिर ट्राई करता है। व्यक्ति एक और दूसरे का मूल्यांकन करता है और उनके प्रति कोई विशेष समझ बना लेता है, तो वहीं दूसरे वो खुद का ही मूल्यांकन करता है और खुद के बारे में वो अपनी एक धारणा बना लेता है। जब हम दूसरों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उनके प्रति कोई विचार बनाते हैं या कोई निर्णय करते हैं, तो वह अन्य प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। पर जब हम खुद के बारे में ऐसा करते हैं तो या खुद के बारे में ही हम अपनी मतलब धारणा बना लेते हैं, तो उसी को हम स्वयं प्रत्यक्षीकरण या आत्म प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। व्यक्ति का स्वयं की छवि का निर्माण करना आत्म संप्रत्यय बन जाता है, मतलब व्यक्ति खुद की छवि बना लेता है अपनी नजरों में, तो वही होता है हमारा आत्म प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए इसके क्या शैक्षिक परिणाम रहेंगे। इसके जो शैक्षिक परिणाम है वो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक व सामाजिक कल्याण हमको प्रदान करता है। यह व्यक्ति के व्यवहारों, विचारों तथा हमारी प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। जो सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य होता है वो हमें पॉजिटिव रहने, पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए हमको मोटिवेट करता है, एक वो तरीका होता है। यदि हमारा लक्ष्य शिक्षा को बढ़ाना है एवं एक सुरक्षित और शक्तिशाली स्कूल संस्कृति बनाना है, तो स्कूल में वास्तविकता के साथ कार्य करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, न कि आवश्यकताओं के साथ प्रतिबंधित करना जो छात्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं। मतलब हम नीड्स को लेके चले जो कि हमारे स्कूल कल्चर को बनाने में, अच्छा बनाने में हमारी हेल्प करे, बल्कि ऐसी नीड्स को हम लेके ना चले जो कि स्टूडेंट को डिस्टर्ब करेंगी। अध्ययन द्वारा पाया गया है कि स्कूलों में छात्रों को कभी भी निलंबित करने की प्रथा होनी ही नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, प्रथा नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चों को स्कूल से एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे नहीं मेंशन कर लेना आप। खराब शैक्षणिक उपलब्धियों के चलते स्कूल या इसकी वित्तीय स्थिति को नुकसान हो सकता है इसी वजह से। तो पूरा हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वातावरण में समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 9, तो ये देखिए वर्तमान में जो समाज मनोविज्ञान होता है उसका संबंध हमारे मानव विज्ञान से भी है। यह सामाजिक व्यवहार का एक आधार इसका क्या होता है कि वो जो हमारी कोग्निटिव प्रोसेस होती है उसको भी माना जाता है। जो मानव सामाजिक जीवन है उसकी क्षमता के आधार पर जीवित रहता है। जो मानव होता है वो अपने सामाजिक जीवन की क्षमता के आधार पर वो जीवित रहता है। और मानव के इतिहास से हमको क्या जानने को मिलता है कि जो मानव है वो जीवित रहने के लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहता है। स्वाभाविक रूप से जो मानव जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशलों को वो जो उसकी स्किल्स होती है वो उनको विकसित कर लेता है। हम देखें तो मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण का प्रभाव देखिए, जलवायु, प्रकृति और प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए
भौतिक वातावरण में वे सभी चीजें शामिल हैं जो प्रकृति व्यक्तियों के लिए बनाती है। मतलब वो सारी चीजें जो कि नेचर ने हमारे लिए बनाई हैं वो सारी सभी हमारे भौतिक पर्यावरण में आ जाती हैं। ये प्रकृति के उत्पाद है, न कि मानव की आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी। मतलब वो सारी हमारे लिए नेचर ने बनाई है, ना कि ह्यूमन बीइंग ने। भौतिक पर्यावरण को प्राकृतिक और भौगोलिक पर्यावरण भी कहा जाता है। मतलब जो भौतिक पर्यावरण होता है वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट भी हम उसको बोल सकते हैं। इसके 3 प्रभाव होते हैं जो कि व्यवहारिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में हो सकते हैं या फिर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकते हैं, और जो हमारी प्रेरणा जो मोटिवेशन होते हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसका देखिए वातावरण पर मानव व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए हम जिस वातावरण में रहते हैं वह मानव के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जो मानव का व्यवहार है वो भी अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। मतलब दोनों एक दूसरे को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। मानव व्यवहार से प्रभावित वातावरण में दूषित हवा, पानी और मिट्टी को पूर्ण रूप से शुद्ध होने में कई दशकों का समय लगता है। मतलब बहुत सारे सालों का समय लग जाता है हवा, पानी और मिट्टी को साफ होने में। मानव व्यवहार से वातावरण पर 3 प्रभाव पड़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो है जैसे कि पोल्यूशन हो गया है ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, और जो हमारा क्लाइमेट है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। हमारी जलवायु में परिवर्तन आ गए हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि था हमारा मानव व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ रहा है भौतिक वातावरण पर, और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है मानव के ऊपर। तो हमने ये किया क्वेश्चन नंबर 9 अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो कार्यस्थल मनोविज्ञान होता है वो कार्यस्थल वातावरण में मनोवैज्ञानिक जो एक प्रोसेस होती है उसको लागू करता है। मनोविज्ञान जो ये होता है ये नियुक्त कर्मचारियों के प्रमुख कौशलों को पहचानने और कर्मचारियों के चयन में हमारी हेल्प करता है। मतलब कैसे हम कर्मचारियों को जो उन्हें स्किल्स है उनको पहचानेंगे और कैसे मतलब हम अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यह औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान के रूप में भी इसको जान सकते हैं। जो कार्यस्थल मनोविज्ञान होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि काम से संबंधित समस्याओं को हल करना, कर्मचारियों को मोटिवेट करना, अधिक उत्पादन पर ध्यान देना और कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ावा देना और एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना। ये काम है किसके? कार्यस्थल मनोविज्ञान के। तो कार्यस्थल मनोविज्ञान होता है वो मनोविज्ञान का क्षेत्र है जो कर्मचारियों को परामर्श भी देता है और प्रबंधन की उत्पादकता पर भी वो सुझाव देता है एम्प्लॉयज को। इसके अलावा जो कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान का यहाँ पे अनुप्रयोग देखिए वो यहाँ पे क्या क्या है। कर्मचारी जुड़ाव कि जो कर्मचारी हैं वो लगातार जुड़े रहें अपने संगठन से, वो मतलब नौकरी छोड़ के ना जाएं। इसके अलावा प्रेरणा दी जाए, जो कर्मचारी हैं उनको ये सारे काम कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान के हैं। इसके अलावा कैसे मतलब प्रदर्शन रहेंगे, क्या जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, और मतलब कैसे वो मतलब जो पर्सनल जो प्रोसेस है या कैसे वो काम कर रहे हैं, और संगठनात्मक विकास की व्याख्या भी वो करते हैं। मतलब जो यहाँ पे सामाजिक मनोविज्ञान है ये उसके काम है कार्य क्षेत्र को लेके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारा क्या है। खेल में टीम गत्यात्मकता, डायनेमिक और टीम निर्माण की व्याख्या कीजिए कि टीम डायनेमिक होती है वो क्या होती है और टीम निर्माण कैसे किया जाता है या क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखते हैं हम इसको कर लेते हैं अभी। जो डायनेमिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया जिसका क्या अर्थ है बल। मतलब टीम की जो गत्यात्मकता होती है या डायनेमिक होती है उसका क्या मीनिंग होता है। देखिए ऐसे बलों या कारकों से इसका संबंध है जो एक टीम की कार्यवाही एवं टीम के सदस्यों के व्यवहार को जो प्रभावित करती है। मतलब जो एक टीम है उसके जो मेंबर्स जो प्लेयर्स हैं वो कैसे वो काम कर रहे हैं और कैसे मतलब जो उनका व्यवहार है वो प्रभावित हो रहा है। किसी टीम के एक सदस्य का व्यवहार भी टीम के सभी सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। मतलब कोई एक खिलाड़ी है यदि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से जो पूरी टीम है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होती है। टीम के सदस्यों के मध्य मतभेद भी टीम की कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं। ये यदि मतलब 2 खिलाड़ी है उनके बीच में कोई मतभेद है या फिर कोई भी मतलब मनमुटाव हो गया है तो उसकी वजह से पूरी जो टीम है वो भी यहाँ पे प्रभावित हो जाती है। टीम या संगठन नेतृत्व में टीम को प्रभावित करता है। मतलब जो टीम संगठन होता है वो मतलब जो लीडरशिप जो होता है वो भी टीम को यहाँ पे प्रभावित जरूर करता है।
खेल में टीम निर्माण कब होता है? देखिए, जब किसी भी खेल जिसमें 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी एक साथ साझा उद्देश्य के साथ काम करते हैं, मतलब जब टीम निर्माण कब होता है? जब 2 या 2 से अधिक जो खिलाड़ी होते हैं वो मिलके एक उद्देश्य से कि हमको जीतना है, हम जीत के रहेंगे, यदि वो ऐसे काम कर मतलब भावना बना के करेंगे तो मतलब तभी टीम का निर्माण होता है। एक खेल टीम में बहुत ऊर्जा होती है जो एक लक्ष्य के लिए समर्पित होती है एवं उपलब्धि की ओर उन्हें अग्रसर करती है। मतलब एक जो खेल टीम होती है, मतलब टीम भावना जो होती है वो एक बहुत अच्छी टीम भावना होती है जो किसी मतलब एक टीम को बहुत ज्यादा पावर देती है। मतलब आपने देखा भी होगा, मतलब यदि उनको अच्छा मोटिवेशन मिलता है जो टीम के प्लेयर्स हैं उनको, तो बहुत अच्छा वो मतलब खेलते हैं और जीत के ही मानते हैं। टीम का निर्माण संगठन के प्रबंधन में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला समूह विकास गतिविधियों में से एक है। मतलब जो टीम का निर्माण है वो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब गतिविधि होती है किसी भी संगठन के प्रबंधन को लेके। टीम बिल्डिंग को टीमों के गठन के उद्देश्य से गतिविधियों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कि जो टीम की पूरी टीम की गतिविधियां हैं जो कि उद्देश्यों को लेके है, वो सारी हमारी टीम बिल्डिंग के अंदर ही आ जाती है, जिसे एक व्यवस्थित प्रक्रिया के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब वो सारी मतलब उनसों को बनाया गया है कि हाँ उनको अच्छा खेलना है, उनको जीतना है। प्रतिभागियों के बीच संबंधों में सुधार, समूह सामंजस्य, समस्या का समाधान, निर्णय लेने, संघर्ष करने और अन्य पहलुओं का संकल्प जो एक टीम के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे किसी भी टीम के परफॉर्मेंस को, जो कि मतलब आप अपने रिलेशन कैसे हैं, आप उसमें सारे मिलजुल खेल रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, कैसे उनके डिसीजन है। मतलब हर चीज ये जो ये फैक्टर्स होते हैं ये किसी भी टीम के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। यह लोगों के एक समूह के लिए एक ट्रेनिंग भी होती है जिसका उद्देश्य है अत्यधिक प्रभावी टीमों का निर्माण करना होता है, चाहे वह खेल, छात्र, व्यवसाय, सैन्य आदि, मतलब कोई भी मतलब फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर मतलब उसके लिए एक प्रभावी टीम का जो एक मतलब उसका निर्माण होता है वो बहुत जरूरी होता है। मतलब चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई स्कूल के मतलब बच्चे हों या किसी भी मतलब व्यवसाय में, मतलब हर चीज के लिए जो एक टीम भावना होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे आज 11 क्वेश्चन किए हैं। यदि हम नंबर से बात करें तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन आराम से करा दिए होंगे। आपने भी देखा है कि मैंने यहाँ पे किस अकॉर्डिंग सेट किया है पूरी इस वीडियो में कंटेंट को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंटेंट। हमने टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन किए हैं पूरे कवर। और जो हमारी इस बुक का पेपर है ये BPCS 188, ये हमारा 6 जून को होगा। और जो हमारा ये पेपर होगा ये टोटल हमारा 50 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो मतलब ये मैंने यहाँ पे आपको आज ये फुल बुक रिवीजन विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और विद आंसर कराए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंटेंट और आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अपने अच्छे से तैयारी कर सको। तो हम स्टार्टिंग में चलते हैं। तो ये देखिए हमने आज टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। नंबर्स में बात करें तो यहाँ पे 20 और मे बी 20+ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो यदि आप इनको कर लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स, ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कंटेंट। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।